हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम आपका 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है और ये किस तरीके से अप्लाई होता है दो सरफेसेस के बीच में। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगाया जाता है और किसी भी चीज़ को रोकने के लिए यह क्या करता है, वर्क करता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, वो सभी हम आपका 12th चैप्टर फ्रिक्शन में स्टडी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे आपके दिमाग में कि जब भी आप साइकिल को चला रहे होते हैं और अगर आप पैडल मारना बंद कर देते हैं तो कुछ समय तक साइकिल आपकी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार को कम करेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? किसी बॉल को आप नीचे ज़मीन पर लुढ़काते हैं तो वो थोड़ी दूर तक तो चलेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति जो होगी वो धीरे धीरे जो मोशंस होंगे उसके वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब वो आपकी जो बॉल होगी वो क्या कर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके, इन सबके आंसर डिपेंड करते हैं फ्रिक्शन फोर्स पर। तो इस चैप्टर में हम उसी वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। You might have seen a driver of a car or a truck slowly down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा कि कार या फिर ट्रक के जो ड्राइवर्स होते हैं जब भी वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को देखते हैं तो वो अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं, यानी कि धीमा कर लेते हैं। यू टू स्लो डाउन योर व्हीकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेकर्स। जब भी आप भी क्या करते हैं कि आप साइकिल चला रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जब भी ब्रेकर्स आते हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी साइकिल की स्पीड को कम कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेकर्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी व्हीकल्स जब भी ब्रेकर्स आते हैं तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वह कम क्यों हो जाते हैं जब हम उन पर ब्रेक्स लगाते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस। ये केवल व्हीकल्स के लिए ही नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए है। मूविंग ओवर द सरफेस, जो कि किस पर मूव कर रहा है, सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब वह इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो हमारी जो दूसरी ऑब्जेक्ट होती है जो कि सरफेस पर चल रही होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो स्टॉप हो जाती है। फाइनली इट स्टॉप्स, ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी भी यह नहीं देखा है कि एक जो मूविंग बॉल होती है वो ग्राउंड सरफेस पर चलती हुई कुछ समय के बाद रुक जाती है? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ वेनल पील? ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारा पैर जो केले का छिलका होता है उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? हमारे लिए किसी भी चिकने और गीले फर्श पर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होता है? यू विल फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे या फिर खोज सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। एक टेबल पर आपने एक बुक को रखिए और उसे जेंटली पुश कीजिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बुक है वो कुछ डिस्टेंस को कवर करेगी और उसके पश्चात यह क्या करेगी, रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इसी प्रोसेस को आप अपोजिट डायरेक्शन में बुक को पुश करके इसको रिपीट कर सकते हैं। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या यह बुक भी उसी समय पर रुक जाती है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप यहाँ पर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट मोशन? क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो
फोर्स है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो कि बुक की जिस भी डायरेक्शन में आप उसे मूवमेंट करा रहे हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो उस पर फोर्स डालती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यह फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्या समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो उस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है जिस सरफेस पर आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे होते हैं? मोशन करा रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपका रोड है और इस पर आपने चलना क्या किया है? स्टार्ट किया है। आप यहाँ से इस पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। फिर आप चलेंगे तो ये अर्थ का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस कंडीशन में हमें कैसा लगता है कि हम ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखिए कि यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, इसको आपने किक किया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस बॉल ने इस डायरेक्शन में जाना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो बॉल होती है वो एक कम्प्लीटली फॉर्म में स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। अब यह रुकती क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बॉल आपकी इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही थी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है जिस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और यह फोर्स जो होता है वो उस बॉल की जो मूवमेंट होती है उसको वो क्या कर देता है? कम कर देता है। और एक समय ऐसा आता है जिस समय ये कम्प्लीटली क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। You so that if you apply the force along the left, आप यह देखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ पर लेफ्ट साइड की साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट डायरेक्शन में लगेगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, यदि आप राइट साइड की ओर फोर्स को लगाएंगे, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में वर्क करेगा? लेफ्ट साइड में। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। इन दोनों केसेस में जो फोर्स है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, बुक की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाया जाता है। अगर आप किसी बॉल को इधर की साइड किक करेंगे तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपकी जो बॉल होगी वो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी जो वहाँ पर रुक जाएगी। एक और कंडीशन की आप यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं तो जैसे ही ये साइकिल पे आप पैडल मारना बंद करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी कि फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और आपकी व्हीकल जो होगी वो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो कि उस कंडीशन पर वो क्या हो जाएगी? कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. इस एक्टिविटी में फ्रिक्शन फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है? बुक की सरफेस के बीच में और टेबल की सरफेस के बीच में। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या सभी सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन बिल्कुल सेम होता है? नो। जो बिल्कुल स्मूथ और वेट सरफेसेस होती हैं वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन कम होगा तो उस कंडीशन में आप क्या कर जाएंगे? स्लिप कर जाएंगे। यानी कि उस कंडीशन में आपकी जो इंटरलॉकिंग होगी अदर सरफेसेस के बीच में वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और उस कंडीशन में आप स्लिप कर जाएंगे। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या ये सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करती है? येस, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसे भी हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि फ्रिक्शन फोर्स को क्या करते हैं? अफेक्टेड करते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आपको एक ईंट लेनी है और इसके चारों का आपको एक स्ट्रिंग बांध देनी है। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। और इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से आपको खींचना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगेन टू मूव। जैसे ही आपकी ब्रिक वहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करे तो आपकी जो स्प्रिंग बैलेंस होती है उसमें रीडिंग को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक्स एंड द फ्लोर। ये रीडिंग किसकी है? ये हमको फ्रिक्शन फोर्स की रीडिंग हमको बता रही है जो कि सरफेस यानी कि ब्रिक सरफेस और फ्लोर की सरफेस के बीच में लगाया जा रहा है।
नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड अ ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है कि इस ब्रिक के चारों ओर एक पॉलिथीन को लपेट देना है और फिर इसी एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? तो क्या आप इसमें यह ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपने पहले जो रीडिंग निकाली थी, अब जो रीडिंग निकाली है, क्या इन दोनों रीडिंग्स में आप कोई डिफरेंस निकाल सकते हैं? व्हाट माइट बी रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस? अगर उनमें डिफरेंसेस आ भी रहा है तो इसका क्या कारण है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड अ ब्रिक। और इसी एक्टिविटी को आपको जूट का जो कपड़ा होता है उसे उसके चारों ओर लपेट करके इस एक्टिविटी को दोबारा से स्टार्ट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है? मेजरिंग द फोर्स। यह एक फोर्स को ज्ञात करने के लिए यूज़ की जाती है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग। इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग प्रेजेंट होती है विच गेट स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और ये स्ट्रेच कब होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएट स्केल्स। तो ये जो इसमें जो स्ट्रेचिंग स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग होगी इस मेजर्ड बाय द पॉइंटर, वह उस पॉइंटर के द्वारा मेजर किया जाएगा मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, जो कि ग्रेजुएटेड स्केल्स पर क्या करता है? मूव करता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी स्केल्स पर वो फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि उसके परिमाण के बारे में हमको बताती हैं। अब ये देखिए कि पहले आप ब्रिक को इससे खींच रहे हैं तो इसमें जो भी रीडिंग आएगी और पॉलीथीन से जो आपने इसको खींचा उसमें जो रीडिंग आई, क्योंकि आपने उसमें पॉलीथीन लपेट दिया तो पॉलीथीन क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स को कम करेगा। तो इस आपकी जो स्प्रिंग बैलेंस मशीन है इसकी जो रीडिंग होगी वो भी कम होगी। अगर आपने इसके चारों ओर जूट को रैप किया है तो आपकी रीडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अब क्या हो गया है? यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आपके रिजल्ट्स आपको बताती है। एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। आप किसी स्मूथ फ्लोर या फिर टेबल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन बना सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि बिल्कुल तिरछा प्लेन बनाना है, जैसे कि इन स्टूडेंट्स से बना रखा है उसी तरीके से। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक्स। आप यहाँ पर किसी वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं और इसे ब्रिक्स के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं या फिर बुक्स के द्वारा सपोर्टेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने वुडन का लिया है, आप इसे बुक्स की हेल्प की मदद से सपोर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप कोई ब्रिक यानी कि ईंट वगैरह रख के भी इसको आप सपोर्टेड कर सकते हैं। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए। अब यहाँ पर कोई एक ए पॉइंट पर आप पेन या फिर पेंसिल से एक पॉइंट बनाइए ए, उसे रिमार्क कीजिए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से आप किसी पेंसिल सेल को मूव डाउन कराइए। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आपको ये देखना है कि रेस्ट में आने से पहले टेबल में कितनी दूरी को कंप्लीट करती है। नोट डाउन द डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को नोट डाउन कीजिए। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब यह कपड़े एक एक पीस को इस पर फैला दीजिए ओवर द टेबल। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। आपको ये ध्यान रखना है कि उस कपड़े पर कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। अब इस एक्टिविटी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए या फिर दोबारा से इसकी ऑब्जर्वेशंस दिखिए। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अब टेबल के ऊपर आपको एक थिन लेयर सैंड बिछा देनी है और फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। और इन पूरी एक्टिविटी के दौरान आपको स्लोप को हमेशा मेंटेन रखना है, यानी कि जितना स्लोप आपने टेबल के लिए रखा था, जितना स्लोप आपने किसके लिए रखा था, क्लॉथ के लिए रखा था, उतना ही स्लोप आपको यहाँ पर सैंड के लिए भी रखना है। तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में आएगा? फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा आपका सैंड में आएगा, ठीक है। उससे कम किस में आएगा? आपका आएगा, सबसे कम आएगा आपका टेबल पर। उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन आपको मिलेगा किसी कपड़े पर और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपको किस में मिलेगा? सैंड में मिलेगा। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम। सबसे ऐसे कौन सा केस है जिसमें सबसे कम डिस्टेंस को कवर किया गया था? तो आप देखेंगे कि सैंड वाले केस में सबसे कम डिस्टेंस को उसने कवर किया है।
वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल्स आर डिफरेंट एवरी टाइम। ऐसा क्यों होता है कि हर समय पेंसिल सेल के द्वारा अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। ट्राई टू रीजन वाई, अगर इसका क्या आप इसका कोई कारण खोज सकते हैं, अगर खोज सकते हैं तो इसकी कोशिश करनी है। डिस्कस द रिजल्ट, और रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस ऑन विच द सेल मूव्स। क्या यह डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर, कि सेल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की जा रही है क्या वो सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करती है, ऑन विच द सेल मूव्स, जिस पर वह सेल मूव कर रही थी। यस, यह उसके सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। यदि हमारी सरफेस स्मूथनेस है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करेगी। अगर वह सरफेस स्मूथनेस नहीं है तो वह कैसे मतलब कम दूरी को, कम डिस्टेंस को कवर करेगा। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। क्या सरफेस की जो स्मूथनेस होती है वो सेल की सरफेस ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, क्या वो उस डिस्टेंस को भी प्रभावित करती है जो कि उसके द्वारा ट्रैवल की गई थी। यस, उसको भी वो क्या करेगी, इफेक्टेड करेगी। I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell। मैंने इस एक्टिविटी को सेल के चारों ओर सैंडपेपर को लपेट करके इस एक्टिविटी को करने की कोशिश, क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ। वो पूछ रहा है कि मुझे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस एक्टिविटी में सेल के ऊपर एक सैंडपेपर लपेट दूँ और तब मैं इस एक्टिविटी को स्टार्ट करूँ। तब भी उसी कंडीशन में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिन्यूट irregularities on them। वे सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, जो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिन्यूट इरेगुलरिटीज़, उनके पास में बहुत कम इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर, तो दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, लॉक कर देती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब भी हम किसी एक सरफेस को मूव कराते हैं, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक फोर्स अप्लाई करना होता है जिससे कि वो उस इंटरलॉकिंग से बाहर निकल जाए। ऑन द रफ सरफेसेस, जो रफ सरफेस होती हैं, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। सो द फोर्स टू फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड, यदि किसी भी चीज़ को रखने में आप रफ सरफेस का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि दो सरफेसेस जो होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरलॉक कर लेंगी। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। हमने देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग की irregularities की वजह से होता है। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है will increase, वह कब बढ़ता है, if the two surfaces are pressed harder, जब दो सरफेसेस को बहुत तेजी से प्रेस किया जाता है तब। You can experience it by dragging a mat when a nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। आप ये एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि आपको एक मैट को क्या करना है, खींचना है। दो कंडीशंस में, जबकि उस पर कोई पर्सन बैठा हुआ हो, दूसरी कंडीशन जब उस पर कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ हो। आप देखेंगे कि जब किसी पर्सन जो मैट पर बैठा हुआ है तो उसे खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस कंडीशन में जब उस पर कोई बैठा हुआ नहीं होता है उस कंडीशन में। तो ये वेट पर भी क्या करता है, इफेक्टेड करता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपने एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए जब लास्ट टाइम आपने एक हैवी बॉक्स को मूव कराना स्टार्ट किया था एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंसेस, यदि आपके पास ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंसेस नाउ, तो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज ईजर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, सबसे आसान क्या होता है कि किसी बक्से को अगर वो रेस्ट कंडीशन में है उससे ला करके उसे मूविंग कंडीशन में लेके आना, और टू मूव इट व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन, और उसे उस कंडीशन में मूवमेंट कराना जब वो कि कौन सी कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वह फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को उस
के रेस्ट कंडीशन से मोशन कंडीशन में लेकर के आता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे सिरे पर द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वह फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है उसे उसी की मूवमेंट को प्राप्त कराते रहने के लिए, तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है, उस फ्रिक्शन होता है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब हमारा बॉक्स स्लाइडिंग यानी कि खिसकना स्टार्ट करेगा, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो फ्लोर के पॉइंट्स, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, उनसे वो क्या हो सकें, लॉक हो सकें। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस वजह से हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। एंड यू फाइंड इट सम वॉट इजर टू मूव द बॉक्स। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस बॉक्स को मूवमेंट कराना सबसे ज़्यादा आसान होता है, वह बॉक्स जो कि पहले से ही मूवमेंट में है या फिर वह बॉक्स जो कि रेस्ट कंडीशन में, उसे मूवमेंट कंडीशन में लेकर के आना है। इसके बाद हम फ्रिक्शन एक अननेसेसरी एविल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक आवश्यक बुराई होती है, लेकिन किस तरीके से होती है उसे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज जो मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जितना भी बनाया है उसे आप स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और तब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फ्राइडे सैटरडे को स्कूल आते ही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़िए। आपके एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाली हैं आपकी। थैंक यू वेरी मच।